आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 70% एडल्ट्स को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार दांत निकलवाना ही पड़ता है। शॉकिंग राइट। आज हम बात करेंगे टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले और उसके बाद किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा, एसोसिएट डेंटिस्ट, डेंटल क्वेस्ट द्वारका, दिल्ली से। अगर आपका या फिर आपके किसी क्लोज फ्रेंड को कभी टूथ एक्सट्रैक्शन से गुजरना पड़ा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपको गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू, ताकि आप पेन फ्री रिकवरी के साथ अपनी ओरल हेल्थ को भी मेंटेन कर सकें। टूथ एक्सट्रैक्शन का थॉट ही लोगों को एंग्शियस कर देता है। बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज होते हैं, क्या एक्सपेक्ट करें, रिकवरी कैसी होगी, पेनफुल तो नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी। मैंने भी काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनको एक्सट्रैक्शन से पहले काफ़ी एंग्जाइटी होती है, लेकिन सच ये है कि अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो सकता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या प्री एक्सट्रैक्शन प्रिपरेशन होती है, प्रोसीजर के दौरान क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर जो आपको फास्ट हीलिंग में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्री एक्सट्रैक्शन प्रिपरेशन की। डेंटिस्ट आपका डिटेल असेसमेंट करेगा जिसमें कि एक्सरेज होंगे, मेडिकल हिस्ट्री होगी और कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे आपको दांत निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इनके काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे टूथ डिके। अगर आपका जो डीप डेंटाइनल डिके है, जो हमारा डिके है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है जिसको हम रूट कनाल से ट्रीट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। पेरोडोंटाइटिस, जैसे पायरिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें दांत हिल जाते हैं हमारे, जो क्योंकि जो गम्स होते हैं वो दांत को छोड़ देते हैं। तो कुछ केसेस में जिनमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होती है, जैसे ग्रेड 3 जिसमें दांत पूरा हिलने लग जाता है, तो उसमें हमें दांत को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इम्पैक्टेड टूथ, जैसे सबसे ज़्यादा कुछ दांत होते हैं किसी रीज़न से वो अपनी जगह पर नहीं आ पाते और वो साइड वाले दांत को परेशान करने लग जाते हैं, तो उन दांतों को भी निकालना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे जो कॉमन दांत होते हैं, जैसे हमारी जो पीछे वाली जाड़ होती है, थर्ड मोलर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं जो हमारे इम्पैक्टेड टूथ होते हैं, तो इम्पैक्टेड टूथ को टाइमली निकलवाना ज़रूरी है जिससे वो साइड के दांतों को ख़राब ना करें। फिर कुछ केसेस जैसे क्राउडिंग, अगर आपके दांत ज़्यादा आगे पीछे हैं और ज़्यादा पास पास हैं तो उसमें हमें क्या दिक्कत आती है कि जो दांत अगर एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे कैलकुलस प्लाक डिपॉजिट्स होते हैं, डेंटल केरीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो उन केसेस में जब हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है तो उस टाइम पे स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। देन ट्रॉमा के केसेस में, जैसे अगर कोई बच्चा गिर गया है और उस जो टूथ की कंडीशन है वो रूट कनाल या किसी और प्रोसीजर से ठीक नहीं हो सकती, उस केस में भी हम दांत को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फ्रैक्चर टूथ, अगर आपका दांत फ्रैक्चर्ड है, किसी रीज़न से आप गिर गए हैं या फिर टूथ में हम उसे किसी फिलिंग से या फिर रेस्टोरेशन से उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उस केसेस में भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। और जब डॉक्टर आपका पूरा एग्जामिन कर लेता है आपको और आपके एक्सरेज को देख लेता है तो वो आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है, जैसे कि अगर आप ब्लड थिनर्स पर हैं या फिर किसी और मेडिकेशन पर हैं तो उन्हें वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी एंटीबायोटिक कवरेज भी देनी पड़ती है एक्सट्रैक्शन से पहले, अगर किसी को सिस्टमिक प्रॉब्लम हो या फिर इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो तो। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के दौरान क्या होता है। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आपको पेन फील नहीं होता है। आप सिर्फ प्रेशर या माइल्ड डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं। एंटायर प्रोसेस यूजली 20 to 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी या फिर टूथ की क्या पोजीशन है या फिर वो इम्पैक्टेड तो नहीं है, उससे जो टाइम होता है वो थोड़ा या ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, कि पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर की। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद अगर आप प्रॉपर आफ्टर केयर फॉलो करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक अवॉइड की जा सकती है। कुछ पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे डेंटिस्ट के दिए गए इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस टाइम पर लें। आइस पैक यूज़ करें स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए। पहले 24 घंटे में गर्म चीज़ें, हॉट ड्रिंक्स या फिर स्ट्रॉ यूज़ ना करें। सॉफ्ट डाइट मेंटेन करें, जैसे कर्ड, मैश्ड पोटैटो, खिचड़ी। और सीवियर पेन 2-3 दिन बाद शुरू होने वाला, अगर आपको कोई ऐसा पेन महसूस होता है, कोई डल थ्रॉबिंग पेन महसूस होता है या फिर परसिस्टेंट ब्लीडिंग रहती है या फिर मुंह से बदबू आती है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है खाने का, ये सिम्टम्स जो हैं एक कंडीशन के हैं जिसे हम ड्राई सॉकेट कहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे सिम्टम्स दिखें तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें।
तो अब मैं आपको एक डिटेल गाइड बताऊंगी कि आपको कैसे खाने में अपना ध्यान रखना है और कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं अपने ओरल हाइजीन को आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। जब भी आपको दांत निकलता है, आपने सुना होगा डॉक्टर आपको बोलता है कि आइसक्रीम खा लीजिएगा। तो जब भी वो आप आइसक्रीम भी ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आइसक्रीम हो उसमें नट्स ना हो, क्रंची ना हो, नहीं तो वो आपके जो सॉकेट में है वहाँ पे जाके इरिटेट कर सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट 24 आवर्स में हम क्या ले सकते हैं। फ़र्स्ट 24 आवर्स में लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे कि शेक, स्मूदी, आइसक्रीम, लस्सी, दही, दूध ले सकते हैं। बट आफ्टर 24 आवर्स आप सेमी सॉलिड डाइट पर आ सकते हैं, जैसे कि दूध, दलिए के साथ खिचड़ी, और अगर 48 आवर्स के बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन डाइट फॉलो कर सकते हैं। कुछ फूड्स जो जैसे बिल्कुल अलाउड होते हैं, जैसे सॉफ्ट और कोल्ड आइटम्स आपको ज़्यादा प्रेफर करनी है, बनाना, सॉफ्ट राइस या फिर मैश्ड वेजिटेबल्स। अब क्या क्या आपको अवॉइड करना है, जैसे कि क्रंची, हार्ड, स्पाइसी या फिर गर्म फूड्स को आपको अवॉइड करना है। और जैसे आप कोई भी लिक्विड लेते हैं तो उसमें आपको स्ट्रॉ को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक सक्शन क्रिएट करता है और एक ड्राई सॉकेट जैसी कंडीशन कर देता है, जिसमें आपका जो सॉकेट होता है वो हील नहीं होता और आपको पेन होने लग जाता है। सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी आपको कि ब्रशिंग और क्लीनिंग का कैसे आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट 24 आवर्स में ब्रशिंग और रिंसिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है आपको। 2 से आपको जेंटल रिंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ल्यूकवार्म वाटर में आप तो थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और उसके रिंसेस करने हैं दिन में 3 से 4 बार। एक्सट्रैक्शन के साइड के आसपास ब्रशिंग बहुत सॉफ्टली करें, ज़्यादा प्रेशर से क्लॉट डिस्लोज हो सकता है। तीसरी बात कि स्वेलिंग और पेन मैनेजमेंट। थोड़ी बहुत स्वेलिंग नॉर्मल है आना, आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट के इंटरवल में लगाएं पहले 24 घंटे तक। पेन के लिए प्रिस्क्राइब पेन किलर्स को स्किप ना करें। अगर दर्द वर्सन हो रहा है या स्वेलिंग बढ़ती जा रही है तो डेंटल रिव्यू लेना ज़रूरी है। आपने जिस भी डॉक्टर से एक्सट्रैक्शन कराया है उसको जाकर दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं ब्लीडिंग। लाइट ब्लीडिंग 8 से 12 घंटे तक हो सकती है, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। एक हमें क्लीन गॉज को बाइट करके प्रेशर अप्लाई करना है। जब भी आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्लीन गॉज को बाइट करके प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो अवॉइड टॉकिंग, स्पिटिंग या गार्गलिंग। अगर ब्लीडिंग 24 आवर्स के बाद भी रुक नहीं रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। अब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि रिकवरी के लिए बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, तो एक्सट्रैक्शन के बाद हैवी फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिम, रनिंग को हमें अवॉइड करना है या फिर हैवी वेट को लिफ्ट नहीं करना है। और स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर आप भी स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं तो कम्प्लीटली दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिकवरी में हीलिंग प्रोसेस को डिले कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, टूथ एक्सट्रैक्शन एक कॉमन डेंटल प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप प्री और पोस्ट केयर गाइडलाइंस को सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट, सेफ और पेन फ्री हो सकती है। अपने ओरल हाइजीन को भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या एक्सपीरियंस शेयर करें। डेंटल केयर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए और अपनी स्माइल को हेल्दी रखिए। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर दीक्षा, डेंटल क्वेस्ट, द्वारका, दिल्ली।